Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज राशिद अयूब। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो कवर करा रहा हूँ फॉर जेईई सिविल। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपनी अपनी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल में आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और यही आपका पहला टॉपिक है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें से आपको एग्जाम्स जिसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी पार्ट डिस्कस किए और थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लूइड मैकेनिक्स का वो मैंने आपको दिया था। तो आज हम अपना एग्जाम के हिसाब से मतलब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम दुआ करें अल्लाह से कि जो हमें इल्म अता उसने किया है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, सबसे पहले मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। और अगर हमसे कहीं कमी पेशी हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उससे अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए, घमंड से बचाए। क्योंकि जितना आप सीखते हैं बाज़ों का हमारा ईगो बढ़ जाता है, तो अल्लाह ताला उससे हमें महफूज रखे। और अगर मेरे से कोई गलती होती है पढ़ाने में या समझाने में तो उसे आप माफ़ करें। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतानी है वो ये कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसमें गलती से मैंने फोर्स डिस्कस कर दिया था कि फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। बेसिकली फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मास and acceleration is rate of change of velocity per unit time. So basically force is a derived quantity। ये कहाँ से derive हुई है? mass से, time से and length से। mass, time and length इन तीन fundamental quantities से मिलकर force एक derived quantity बनी है। So kindly उसको note कर लीजिए, force is not a fundamental quantity, force is a derived quantity। ठीक है, तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, पहला टॉपिक हमारा बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्युपाइंग वन यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक सब्सटेंस है, अगर मैं उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं, 1 यूनिट वॉल्यूम ले लूं, वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई, जो मैटर स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसका मास कितना होगा, उसे बोलेंगे डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 10 मीटर क्यूब ऑफ एन ऑयल ऑक्युपाइज 10 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल हैज मास ऑफ 800 kg। तो बताओ इस ऑयल की डेंसिटी क्या होगी? मतलब अगर मैं इस ऑयल का 1 मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम ले लूं, अगर मैं इस ऑयल का 1 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ले लूं, तब ये कितना मास ऑक्युपाई करेगा? दैट विल बी 80 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ आ गई? डेंसिटी इज मास ऑफ ए सब्सटेंस इफ यू टेक ओनली वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसका यूनिट क्या है? kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द मास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आफ्टर डेंसिटी इज स्पेसिफिक वेट। Okay, it is defined as weight of a substance of per unit volume। एक substance उसका weight divided by its volume। Specific weight is weight of a substance divided by its volume। Now what is weight? Mass तो आपको समझ आ गया था। weight और mass में क्या difference है? weight is the normal pull at force of attraction। weight is basically force of attraction towards the center of अर्थ। किसी भी सब्सटेंस को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज वेट। अगर आप देखेंगे वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इनटू g डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। ठीक है, तो ये m by v ऑलरेडी मैंने क्या बोला? व्हाट इज दिस m by v? दिस इज नथिंग बट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू g, डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसके यूनिट्स के न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के यूनिट क्या थे? केजी पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है गाइस, ग्रेविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड। रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड with respect to a standard fluid।
स्टैंडर्ड। कोई फ्लूइड या कोई सब्सटेंस आपको गिवन है, उसकी डेंसिटी का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, मीथेन हो सकता है, और फॉर दैट मैटर हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एयर की डेंसिटी क्या है? नॉर्मली जो हम लेते हैं 1.21 kg पर मीटर क्यूब एट सी लेवल। सी लेवल पे एयर की डेंसिटी कितनी है? 1.21 kg पर मीटर क्यूब। सो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है? अगर आपको किसी भी सब्सटेंस या फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करना पड़ जाए, किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ। वो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो सकता है? एयर हो सकता है या कोई और गैस लाइक मीथेन और हाइड्रोजन। तो इनके कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। लास्ट योर फोर्थ टर्म इज रिलेटिव डेंसिटी। ज्यादा फर्क नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी टू गिवन सब्सटेंसेस। कोई भी दो सब्सटेंस जो गिवन हो, उनकी डेंसिटी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। से एक सब्सटेंस है नंबर 1 और दूसरा है 2, तो इनकी डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2। ठीक है। अगर आपका ये सब्सटेंस है, अगर ये आपका स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपका नीचे कंपैरिजन में जो आप सब्सटेंस ले रहे हो, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कोई भी और सब्सटेंस है, तो तब क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जिससे आप खाना पकाते हैं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ घी। ये आपका गिवन सब्सटेंस है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। घी इज अ नॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये ना एयर है, ना मीथेन गैस है, ना हाइड्रोजन है, ये कोई और सब्सटेंस है। तो इन दो की डेंसिटी के रेशियो को क्या बोलेंगे आप? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है गाइस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज कंप्रेसिबिलिटी। इसको अब डिस्कस करेंगे। ये पहली चार तो ऐसी स्टार्ट के लिए बहुत इजी थी, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, इसको हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? नाम से ही थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। एबिलिटी टू गेट कंप्रेस्ड। किसी फ्लूइड या सब्सटेंस की एबिलिटी, उसमें अगर ये सलाहियत है कि वो कंप्रेस हो सके, तो उसे क्या बोलेंगे? उसकी कंप्रेसिबिलिटी। एंड दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कंप्रेसिबिलिटी के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एनी सब्सटेंस टू गेट कंप्रेस्ड? अगर आप किसी सब्सटेंस या फ्लूइड को कंप्रेस करना चाहते हैं, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है यू नीड टू अप्लाई प्रेशर। What is required to compress a substance? Pressure. आपको उस सब्सटेंस या उस फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंप्रेसिबिलिटी अटेन हो सकती है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बगैर कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है? वो क्या है? इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर। आपको उस गिवन सिस्टम पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी प्रेशर अप्लाइड है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और यू कैन से इंक्रीमेंट इन प्रेशर। ठीक है। लेकिन दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या प्रेशर इंक्रीज करने से हमेशा कंप्रेसिबिलिटी होगी? क्या प्रेशर इंक्रीज करने से, किसी सब्सटेंस पे आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर बढ़ा दिया, क्या वो हमेशा कंप्रेसिबिलिटी देगा आपको? कहने का मतलब क्या सब्सटेंस हमेशा कंप्रेसिबल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा प्रेशर अप्लाई करने से कोई चीज कंप्रेस हो जाए वो जरूरी नहीं है। प्रेशर लगाने से कंप्रेसिबिलिटी कब आएगी वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर नो है। हमेशा प्रेशर अप्लाई करने से कंप्रेशन हो जाए जरूरी नहीं है। कंप्रेशन तभी आएगा, कंप्रेशन ओनली हैपेंस व्हेन वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज्ड। आपके सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होना जरूरी है। प्रेशर अप्लाई करने से सिस्टम का या सब्सटेंस का या फ्लूइड का, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए। देन ओनली कंप्रेसिबिलिटी इज अटेन्ड। तब आप कहेंगे कि सिस्टम कंप्रेस हो चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी कोई सब्सटेंस कंप्रेस कैसे नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा? merely getting shape of a substance changed by applying pressure is not compressibility.
खाली शेप चेंज कर देना बाय अप्लाइंग प्रेशर इज नॉट कंप्रेसिबिलिटी। वो कंप्रेसिबिलिटी का मेजर नहीं है, वो कंप्रेसिबिलिटी की मेजरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूब था, उसकी डायमेंशन है 10:10:10, 10 मीटर हाइट, 10 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर डेप्थ। तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ 10:10:10 यानी 1000 मीटर क्यूब उसका इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, मैं प्रेशर अप्लाई कर देता हूं। इसी क्यूब पे मैंने अब प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो ये किसमें चेंज हो गया, इसमें। ये अब क्यूब से क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इसकी डायमेंशन बन गई 5 मीटर बाय 10 मीटर बाय 20 मीटर। ठीक है, पहले वॉल्यूम था 1000 मीटर क्यूब, अभी भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम क्या है 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने से सिर्फ क्यूब का क्यूबॉइड बन गया, वॉल्यूम वही रहा। पहले भी 1000 मीटर क्यूब था, अभी भी 1000 मीटर क्यूब है। तो ऐसे प्रेशर अप्लाई करने से कंप्रेसिबिलिटी नहीं आएगी। सो दिस इज नॉट कंप्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज जीरो। सो दिस विल नॉट बी अकाउंटेड टू कंप्रेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। सो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है या कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। Compressibility is basically relative change in volume. I am not saying change in volume. I am saying relative change in volume with respect to corresponding change in pressure. आपने किसी सिस्टम पे प्रेशर चेंज कर दिया, यानी डेल्टा पी का आपने इंक्रीमेंट दे दिया। आपने किसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा दिया। से देखिए डेल्टा पी का साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब भी आप किसी सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट शुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए, बट रिलेटिव चेंज। डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी मींस रिलेटिव चेंज। अगर सिर्फ डेल्टा वी लिख देंगे तो वो होगा चेंज इन वॉल्यूम। बट कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। सी, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। यहां पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है, जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा, सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। सो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्रेशर। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इट कैन बी आल्सो सेड एज रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये वॉल्यूम से डेंसिटी कैसे है, आपने सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी सिस्टम पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, मास तो कांस्टेंट है, दैट मींस डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर व्हेन यू डिक्रीज वॉल्यूम एट द सेम टाइम डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी की दो डेफिनेशंस है। ईदर यू कैन से कंप्रेसिबिलिटी इज relative change in volume with respect to change in pressure, or relative decrease in volume with respect to change in pressure, or you can say relative increase in density with respect to change in pressure. याद रहेगा आपको, हाँ स्टूडेंट्स, याद हो जाएगा, relative change in density with respect to volume और relative change in volume with respect to pressure. Okay. ये एक नोट है, याद कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट इज नोटेड बाय के। अच्छा, अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट देखो, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम है। दैट मीन कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का उल्टा। प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। जो प्रेशर का यूनिट है उसका उल्टा कर दीजिए, वो किसका यूनिट बन जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी के बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है,
देखें, टू एडजेसेंट लेयर ऑफ ए फ्लूइड ऑलवेज रेजिस्ट ईच अदर। दो लेयर्स फ्लूइड की हमेशा एक दूसरे की मोशन को रेजिस्ट करते हैं। देखें, अगर आपकी ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, अगर ये एक ही वेलोसिटी से चलते तो एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू हायर लेवल। जो ऊपर लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन लेयर, इनके बीच में आपस में मोशन को रेजिस्ट करते हैं, एक दूसरे की मोशन को रेजिस्ट करते हैं। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। This internal resistance between adjacent layers of a fluid flowing is known as viscosity. ठीक है? Very important. एग्जाम में पूछा जा सकता है, What is the basic cause of viscosity? Viscosity का basic cause क्या है? Cohesion. Cohesion between the molecules of fluid. Cohesion is force of attraction between the molecules of the fluid. Same nature of molecules के बीच में जो force of attraction होता है उसे क्या बोलते हैं? Cohesion. So water molecules के बीच में जो force of attraction है उसकी वजह से आपको viscosity दिखती है। तो what is the force of attraction between water molecules? Basically water molecules are bonded together by hydrogen bonds. ठीक है? And hydrogen bonds are very strong. तो due to the cohesion आपको viscosity मिलती है। बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेजन। अब कुछ बुक्स में एक और कॉज दिया है, मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, कुछ बुक्स में मोमेंटम ट्रांसफर को भी डिस्कस किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी, अगर वहां ऑप्शन हुआ कोहेजन, मोमेंटम ट्रांसफर, सरफेस टेंशन या कोई और या नन ऑफ द अबव, तो आपने सिर्फ किसको टिक करना है? कोहेजन को। पहले कोहेजन आएगा। अगर ऑप्शन दिया होगा बोथ ए एंड बी, देन यू विल अगर कोहेजन और मोमेंटम ट्रांसफर दोनों दिए हो और ऑप्शन दिया हो बोथ ए एंड बी, देन यू विल टिक बोथ ए एंड बी। अगर नहीं दिया होगा बोथ ए एंड बी तो पहली चॉइस आपकी क्या है? कोहेजन। बात समझ आ गई? बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। Now moving to our next topic, Newton's law of viscosity. Viscosity हमें समझ आ गया। What is viscosity? Internal resistance offered by the adjacent layers to the flow. Flow को जो resistance offer करती हैं दो adjacent layers of the fluid, उसे हम viscosity कहते हैं। अब Newton's law of viscosity क्या कहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, डिराइव कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैंने 5 layers of fluid ली हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज योर बेड। ओके, ये आपका बेड है। इसके साथ जो पहली लेयर टच होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। आपको बताया था नो स्लिप कंडीशन। इस लेयर की वेलोसिटी तो होगी 0। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, सेकेंड लेयर से थर्ड, थर्ड लेयर से फोर्थ, फोर्थ लेयर से फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विल इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विल इंक्रीज। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? जो सबसे टॉप में लेयर होगी। एंड दिस लेयर इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेयर। ये आगे एटमॉस्फेयर की सब्जेक्टेड है। ठीक है, देखो वेलोसिटी का ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब जस्ट फॉर स्टडी पर्पस मैंने ये दो लेयर्स ले ली, सेकेंड एंड थर्ड वन। सेकेंड एंड थर्ड वन। पहली लेयर की वेलोसिटी 0, क्योंकि ये बेड के साथ कांटेक्ट में आ गई है। ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरी लेयर की वेलोसिटी मैंने मानी है u। तीसरी लेयर की वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा, दैट इज u प्लस डेल्टा u मीटर पर सेकेंड। u प्लस डेल्टा u मीटर पर सेकेंड। अब इन्हीं दो लेयर्स को मैंने यहाँ पे अलग करके रख दिया। दिस इज योर लेयर सेकेंड जो रेड कलर में है, दिस इज योर लेयर थर्ड जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट की थी। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। अब मैंने क्या किया, इन वेलोसिटी, लेयर सेकेंड की वेलोसिटी क्या है? u। लेयर थर्ड की वेलोसिटी क्या है? u प्लस डेल्टा u। डेल्टा u इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद, एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के बाद, मुझे बताओ लेयर 2 ने कितना ट्रेवल किया होगा? व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। इसकी वेलोसिटी क्या थी? u इनटू टाइम dt। दैट मींस u इनटू dt इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। दिस इज यहां से यहां तक u प्लस dt। और लेयर 3 ने कितना ट्रेवल किया होगा? सॉरी, लेयर थर्ड ने कितना ट्रेवल किया होगा? u प्लस du इनटू dt।
दैट मीन्स लेयर थर्ड ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा। कितना ट्रेवल एक्स्ट्रा किया होगा? ये दिस पोर्शन, ये तो आ गया u प्लस डी टी, और ये कितना होगा? du इंटू डी टी। दैट मीन्स इतना पोर्शन उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, बाय अप्रोक्सीमेशन ये एक ट्राइंगल बनता है। दिस इज योर शेयर डिफॉर्मेशन। दिस थीटा सेकेंड और थर्ड लेयर के कंपैरिजन में जो ये एंगल बन रहा है, दिस इज योर शेयर डिफॉर्मेशन थीटा। ठीक है, दिस थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज tan थीटा, क्योंकि जब भी थीटा स्मॉल होगा, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। व्हाट इज दिस बेस? Distance between two layers, that is delta y. Very very small distance between two layers, layer number 2 and layer number 3, that is delta y. आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं है। देखो, जिस साइड पे एंगल और परपेंडिकुलर दोनों रेस्ट करते हैं वो बेस होता है। इस साइड पे थीटा भी है और 90 डिग्री भी है, तो ये बेस होगा, और इस साइड पे सिर्फ आपका 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? du इंटू डी टी। What is your perpendicular? du into dt divided by base. What is base? dy. तो शेयर डिफॉर्मेशन कितनी होगी? du into dt divided by dy। ठीक है, इसको देख लीजिए आप एक बार। मैं स्लाइड आगे मूव करता हूं। ओके, तो शेयर डिफॉर्मेशन कितनी आ गई थी? d थीटा दैट वाज इक्वल टू du into dt। सॉरी, वापस जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाना है। शेयर डिफॉर्मेशन कितनी आ गई? du इंटू डी टी बाई डी वाई। ठीक है, तो शेयर डिफॉर्मेशन d थीटा इज du इंटू डी टी बाई डी वाई। तो व्हाट इज, अगर शेयर डिफॉर्मेशन ये है तो रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या होगा? व्हाट इज रेट? पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या होगा? इस शेयर डिफॉर्मेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। दैट मींस डी थीटा बाय डी टी। व्हेन आई डिवाइड डी थीटा बाय डी टी, व्हाट विल आई गेट? डी यू बाय डी वाई। आई विल गेट दिस थिंग, डी यू बाय डी वाई। सो यू कैन से योर शेयर डिफॉर्मेशन इज या तो डी थीटा बाय डी टी होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं? डी यू बाय डी वाई। व्हाट इज डी यू बाय डी वाई? Rate of change in velocity. What is du by dy? Rate of change of velocity with respect to change in distance from the bed. ये आपका था ना, layer 1, 2, 3 and this was your delta y. ठीक है, तो what is rate of shear deformation? Change in velocity delta u with respect to change in distance from the bed. तो ये कहलाती है आपकी rate of शेयर डिफॉर्मेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसी को रिलेट करता है, इस चीज को, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन को, रिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या निकला आपका? du by dy। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द बेड। ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये कहता क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स द विस्कस शेयर स्ट्रेस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। द विस्कस शेयर स्ट्रेस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स एट अ डिस्टेंस y from the surface is directly proportional to the rate of shear deformation. This is your viscous shear stress tau. It is directly proportional to rate of shear deformation, जो आपको मैंने बता दिया। Tau is directly proportional to rate of shear deformation, d theta by dt. But what is d theta by dt? मैंने आपको बताया, it can also be written as du by dy. So tau is directly proportional to, or you can say tau is directly proportional to du by dy. ठीक है, अब tau can be written as equal to a constant multiplied by this du by dy. Shear stress is equal to a constant which is known as mu, जिसको मैंने mu से डिनोट किया, into du by dy. इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट mu is known as dynamic viscosity. It is constant but not universal. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है।
विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये चेंज हो जाता है। विस्कोसिटी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ओके, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, क्या? टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du by dy। तो विस्कोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी? एक मिनट, व्हाट इज विस्कोसिटी? म्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी? टाउ डिवाइडेड बाय du by dy। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? यहां पे देखो, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? सबसे पहले तो शेयर स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टाउ का यूनिट है क्योंकि स्ट्रेस है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय व्हाट इज du? चेंज इन du इज बेसिकली वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय व्हाट इज dy? मीटर, लेंथ का यूनिट है ना, इनटू 1/मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको विस्कोसिटी का यूनिट मिलेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपको विस्कोसिटी का यूनिट क्या मिलेगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज पास्कल सेकंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, इसके साथ सेकंड लग गया तो बन गया पास्कल सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी का समझ आ गया? नाउ मूव टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये किसके बराबर होती है? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इन सीजीएस यूनिट, ये तो एसआई यूनिट में आ गया ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इन सीजीएस यूनिट्स इसका यूनिट क्या है? स्टोक। स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्टोक्स इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, एंड 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है? 1 पॉइस, दैट इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। तो क्लियर हो गया आपको डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी? ओके, सो हमने एक तो पहले 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। व्हाट इज मास, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। देन वी मूव्ड ऑन टू 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कंप्रेसिबिलिटी and this viscosity. Then we studied Newton's law of viscosity. तो इंशाल्लाह कल की क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियोलॉजी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।